वेई शाओ अब भी जिद पर अड़ा हुआ था कि उसे श्याओ चियाओ की याद नहीं आती और न ही वो उस पर ध्यान देती है। जब एक इंस्पेक्शन टूर की बात उठी तो सबने साथ जाने की जिद की। कियाओ सी ने सुझाव दिया कि वेई शाओ और श्याओ चियाओ दोनों कांग कमांडरी जाएं, क्योंकि श्याओ चियाओ को घर से निकले 1 साल हो गया था और उसके घरवाले उसे बहुत याद कर रहे थे। वेई शाओ को वो नदी के किनारे छोड़ी गई लैंप और नशे में श्याओ चियाओ के कहे हुए शब्द याद आए। उसे घर की बहुत याद आ रही थी। गोंगसुन यांग को डर था कि वेई शाओ कहीं फिर से नफरत में न बह जाए, इसलिए उसने सुझाव दिया कि यू कमांडरी वापस चलना चाहिए ताकि मैडम शू को चिंता न हो। वेई शाओ ने सहमति दी कि कियाओ सी श्याओ चियाओ को घर लेकर आए और जब वो पूरी तरह सैर कर लेगी तो वेई शाओ खुद उसे वेई बॉर्डर तक छोड़ने जाएगा। लेकिन वेई शाओ के दिल में अब भी द्वंद्व चल रहा था। वेई लियांग और वेई छ्यू जानते थे कि वेई शाओ ने कभी कसम खाई थी कि एक दिन वो कांग कमांडरी जाएगा और क्याओ परिवार से बदला लेगा, इसलिए अभी वहां जाना सही नहीं था। हालांकि वेई लियांग श्याओ ताओ को बहुत याद कर रहा था, लेकिन उसे मजबूरन वेई शाओ के साथ वापस लौटना पड़ा। रास्ते में वे बोया से गुजरे और देखा कि बीज ही शिकार कर रहा है। सब चौंक गए कि वो खुद जंग में नहीं गया। तभी बीजी को पता चला कि श्याओ चियाओ खुद दुश्मन के समर्थन दल को रोकने गई थी। जब श्याओ चियाओ को जनरल लिन ने देखा तो उसने सोचा कि उसे पकड़ लेगा, लेकिन श्याओ चियाओ ने उसे समझाया कि इस बारिश में नदी पार करना मौत को बुलावा है। वो जानती थी कि कहीं बांध जरूर बनाया गया है। आसमान में उड़ते पक्षियों ने भी खतरे का संकेत दिया। साथ ही उसने जनरल लिन को याद दिलाया कि लिऊ यान ने खून के रिश्तों की भी कदर नहीं की। ये सब सुनकर जनरल लिन ने लिऊ यान को झूठा संदेश भेजा कि वो एम्बुश में फंस गया है और पीछे हट गया। इसके बाद श्याओ चियाओ ने फिर से नदी में लैंप बहाए और वेई शाओ की सलामती की दुआ मांगी। जब वेई शाओ को पता चला कि श्याओ चियाओ ने सैकड़ों सैनिकों के साथ खुद एम्बुश किया तो वो बहुत घबरा गया। गोंगसुन यांग तो श्याओ चियाओ का फैन हो गया। वेई शाओ तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। इधर दा चियाओ को बहुत पछतावा हुआ और उसने बीजी को सच्चाई बताई। दोनों कांग कमांडरी लौटने का फैसला करते हैं। वेई शाओ जब बांध वाली जगह पहुंचा तो उसने कल्पना की कि श्याओ चियाओ खुद पत्थर ढो रही थी। उसका दिल पिघल गया। श्याओ चियाओ को वेई शाओ की बहुत याद आ रही थी और वो चाहती थी कि वो आए और उसे लेकर चले। बारिश में वेई शाओ उसे ढूंढता है। चुन न्यांग ने श्याओ चियाओ से कहा कि थोड़ी देर रुक जाए। श्याओ चियाओ मान गई, लेकिन कहा सिर्फ एक दिन रुकूंगी। अगले दिन वेई शाओ ब्रिज पर पहुंचता है। बारिश से भीग रहा होता है। उसे लगता है कि श्याओ चियाओ पार चली गई होगी, लेकिन वो वहीं मिल जाती है। वो उसे गले लगा लेता है और डांटता भी है कि इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली। श्याओ चियाओ नाराज होकर कमरे में चली जाती है। चन नियांग समझाती है कि वो हमेशा से उसे याद करती थी। रात में वेई शाओ 2 संतरे लेकर श्याओ चियाओ के पास पहुंचता है। कभी अंगीठी की शिकायत करता है, कभी रजाई की। फिर घुटनों के बल बैठकर कहता है, मुझे ठंड लग रही है। श्याओ चियाओ हंस पड़ती है। फिर वेई शाओ सब कबूल करता है कि वो उसे बहुत याद करता था। सुबह उसकी बिना नींद खुलती थी तो खोया खोया लगता था। वो कहता है, तुम डरती नहीं थी क्या? वो कहता है, तुम डरती नहीं थी क्या? श्याओ चियाओ बोलती है, डरती थी, लेकिन मेरा प्यार जंग के मैदान में था और मैंने वादा किया था कि मैं उसके लिए लड़ूंगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कर सकती हूँ, लेकिन अपने परिवार और यानझो के लोगों की जान नहीं दांव पर लगा सकती। वेई शाओ को उसकी बातें छू जाती है। वो मानता है कि उसने कभी उसे कोई वादा नहीं किया, जिससे श्याओ चियाओ हमेशा दबाव में रही। वेई शाओ कहता है, अगर मैं तुम्हें खो दूं, तो चाहे पूरी दुनिया जीत लूं, उसका क्या फायदा। वो अब खुद श्याओ चियाओ को कांग कमांडरी लेकर चलने को तैयार होता है, ताकि अपने अतीत की नफरत छोड़ सके। श्याओ चियाओ ये सुनकर भावुक हो जाती है और उसे चूम लेती है।
दूसरी तरफ लिu यान की सेना की बुरी हालत हो चुकी थी। 1 लाख में से सिर्फ 30,000 सैनिक बचे थे। अब वो युद्ध छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन वो लिu शान से अंदर ही अंदर चिढ़ने लगता है। शियाओ चियाओ और वेई शाओकांग कमांडरी पहुंचते हैं। वेई लियांग को शियाओ ताओ मिलती है। बीजी और दा चियाओ भी साथ आते हैं, लेकिन शियाओ चियाओ का पिता कियाओ युए सिर्फ वेई शाओ में दिलचस्पी दिखाता है। हालांकि वेई शाओ ने बीजी को जीजा कहकर सम्मान दिया, जिससे बीजी को कुछ इज्जत मिली। मैडम डिंग ने शियाओ चियाओ का खूब ख्याल रखा, उसकी पसंद की हर चीज की। वेई शाओ को समझ आता है कि शियाओ चियाओ को घर में कितना प्यार मिला था, और उसके साथ आने के बाद उसने सब कुछ त्याग दिया। जब शियाओ चियाओ उसे अपना बचपन दिखाने ले जाती है, तो वेई शाओ को एहसास होता है कि उसने उसे एक पिंजरे में रखा था, जबकि यहाँ वो कितनी खुश थी। लेकिन शियाओ चियाओ मुस्कुराकर कहती है, जहाँ तुम हो वहीं मेरी आज़ादी है। वेई शाओ अब सच में चाहता था कि शियाओ चियाओ सिर्फ कांग कमांडरी की नहीं, बल्कि यू कमांडरी की भी बेटी बने, दोनों जगह उसका घर हों, और दोनों जगह के लोग उसे उतना ही प्यार दें। एक दिन जब शियाओ चियाओ पुराने घाटी में पहुंची, तो थोड़ी उदास हो गई। उसे अपनी बहन दा छियाओ की याद आ गई, जो यहाँ वीणा बजाया करती थी और वो नाचती थी। अब सब कुछ जैसे बदल गया था। लेकिन तभी वेई शाओ ने उसे ऊपर देखने को कहा। दा छियाओ वहीं बैठी वीणा लेकर उसका इंतजार कर रही थी। दोनों बहनों ने साथ में संगीत और नृत्य किया, लेकिन उनके बीच बातों में दूरी साफ थी। दा छियाओ के मन की उदासी बीजी ने भांप ली और उसे दिलासा दिया कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर शाओ छियाओ ने वेई शाओ से कहा कि शायद उससे गलती हुई कि उसने अपने पति को इतने खतरे में डाल दिया। वेई शाओ ने उसका हाथ थामकर कहा, मेरी मनमन, तुम बाकी औरतों जैसी नहीं हो। तुम्हारा दिल सारी दुनिया के लिए धड़कता है, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हूँ। शाओ छियाओ ने उसके हाथ पर कुछ शब्द लिखे, मेरे पति सलामत रहें, और वेई शाओ ने उसे गले से लगा लिया। जब वे शहर घूम रहे थे, वेई शाओ ने देखा कि शाओ छियाओ के पिता दूरदराज से आए शरणार्थियों को शरण दे रहे हैं। लोगों ने घुटनों के बल बैठकर धन्यवाद किया। वेई शाओ ने फौरन अनाज दान किया, वही अनाज जो वो सैन्य रसद के लिए लाया था। यह देख खुद कांग कमांडरी ने भी मदद भेजी। वेई शाओ ने गवर्नर से पूछा कि वो इतने लोगों को क्यों शरण दे रहे हैं। गवर्नर ने जवाब दिया कि ये लोग बस दुखी हैं, उनका क्षेत्र कोई मायने नहीं रखता। जैसे तुमने नहरें बनाई, वैसे ही मैं भी बस लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। शाओ छियाओ की वो बात याद आई, शांति चाहिए, सिर्फ शांति। वेई शाओ मुस्कुराया और दिल से प्रार्थना की कि एक दिन ऐसा जरूर आए। वो पहली बार गवर्नर को ससुर जी कहकर झुककर प्रणाम करता है। यह देखकर गवर्नर भावुक हो गए। रात की दावत में चिवयुए, शाओ छियाओ का चाचा, ने कई बार वेई शाओ को शराब पिलाने की कोशिश की, लेकिन वेई शाओ ने मना कर दिया। उसने उसे वेई शाओ कहने से भी मना किया, बोला, मुझे लॉर्ड वेई कहो। झेमकर चिवयुए बीजी से पीने लगा और उसे दामाद कहा। लेकिन जब उसने बोया को अपने लोगों को सौंपने की बात की, दा छियाओ ने साफ मना कर दिया। चिवयुए ने उसे ताना मारा कि वो एक अस्तबल वाले के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ हो गई। दा छियाओ ने जवाब दिया, बीजी अब वो नहीं रहे, और अगर तुम्हें बोया चाहिए तो तलवार उठाओ। चिवयुए ने गुस्से में उसे मारने की कोशिश की, लेकिन बीजी बीच में आ गया। दा छियाओ ने बीजी का हाथ थामा और कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए। बीजी ने वो खट्टी बेरें निकाली जो दा छियाओ को बहुत पसंद थी। सालों से उसने इन्हें अपने पास संभाल कर रखा था। उधर शाओ छियाओ और वेई शाओ अपने पुराने कमरे में थे। वेई शाओ ने पूछा, क्या कुछ बाकी है जो तुम करना चाहती हो? शाओ छियाओ बोली, मुझे डर है कि तुम सिर्फ मेरे लिए मुस्कुरा रहे हो। तभी वेई शाओ ने उसके कान में फुसफुसाया, एक बच्चा दो मुझे। शाओ छियाओ मुस्कुराई, मैं तुम्हें एक घर दूंगी जिसमें बच्चे होंगे और बहुत सारा प्यार। उस रात उन्होंने अपनी शादी को सच में पूरा किया।
अगली सुबह वेई शाओ और श्याओ छियाओ रवाना हुए। वेई शाओ ने गवर्नर से विदा ली। गवर्नर ने उनकी तरफ देखकर जमीन पर घुटनों के बल गिरकर उन्हें झुककर प्रणाम किया, पिछली सारी गलतियों के लिए माफी मांगी और अपना अपराध स्वीकार किया। वेई शाओ ने उसे उठाया और कहा, अब दोनों परिवारों के बीच कोई दुश्मनी नहीं बची। श्याओ छियाओ ने उसका हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे कभी बुरा नहीं किया, मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करूंगी। गवर्नर ने सुकून से अपनी बेटी उन्हें सौंप दी। कुछ समय बाद एक युद्ध में जीत के बाद वेई शाओ को पूर्वजों के मंदिर में बलि देनी थी। सबको चिंता थी कि क्या श्याओ छियाओ को मंदिर में प्रवेश मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिली तो असली स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। लेकिन उसी समय श्याओ तान ने वेई शाओ के भेजे कपड़े पहुंचाए, रातों रात सिलवाए गए मंदिर के लिए। श्याओ छियाओ की आंखें भर आईं। अगले दिन वेई शाओ मंदिर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। लेडी जू और अन्य परिवारजन पहले से वहां थे। वेई शाओ ने उसके साथ पूजा की, अपने पिता और भाइयों को उसकी पहचान दी। श्याओ छियाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे सभी खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उसे स्वीकार कर रहे हैं। वेदी पूजा के बाद भोज में वेई शाओ ने अपनी मां मैडम शू, अपने चाचाओं और सबसे ज्यादा धन्यवाद श्याओ चियाओ को दिया। उसने कहा कि वो जिंदगी भर श्याओ चियाओ का हाथ थामे रहना चाहता है। मैडम शू ने श्याओ चियाओ की खूब तारीफ की और उसे अब अपने मन का बोझ हल्का महसूस हुआ। इधर लेडी वेई ने वेई शाओ को बुलाया और सलाह दी कि श्याओ चियाओ को जल्द गर्भवती होना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई उलझन न हो। उसने श्याओ चियाओ के लिए एक पुराना प्रेगनेंसी गाउन भी निकाल रखा था, जो कभी एक कसाई की पत्नी ने पहना था। वेई शाओ को ये थोड़ा अजीब लगा लेकिन विरोध नहीं किया। उधर वेई लियांग ने कहा कि वो श्याओ ताओ से शादी करना चाहता है, लेकिन पहले थोड़ी फौजी तनख्वाह जमा कर ले, फिर वेई शाओ से अनुमति मांगेगा। लेकिन श्याओ ताओ जल्दी शादी करना चाहती थी और ये इंतजार उसे खल रहा था। उसकी नाराजगी देखकर वेई क्यू ने वेई लियांग को उसकी भावनाएं समझाईं, जिससे वेई लियांग तुरंत वेई क्यू से उधार मांगकर शादी की तैयारी करने निकल पड़ा। वेई शाओ भी अब मां की सलाह को गंभीरता से ले रहा था, लेकिन उसे वो कपड़े ठीक नहीं लगे, तो उसने गोंगसुन यांग से सीमा सुरक्षा मजबूत करने की योजना बनाई। तभी वेई लियांग आया था शादी की बात करने, लेकिन वेई शाओ ने उसे राशन पहुंचाने और साथ में दा चियाओ के पुराने कपड़े लाने का काम दे दिया। श्याओ चियाओ की तबीयत में बदलाव आ रहा था, उसका मासिक धर्म रुक गया था। उसे शक था कि वह गर्भवती है, लेकिन पुष्टि से पहले उसने कुछ नहीं बताया। इधर वेई लियांग दा चियाओ के पास तोहफा मांगने गया। दा चियाओ ने बहुत दिल से सामान निकाला, क्योंकि उसे याद था कैसे जब वह भागी थी तो श्याओ चियाओ ने उसके पसंदीदा सामान उसे दिए थे। अब वो वही करना चाहती थी। बीज ही उसकी भावना से बहुत प्रभावित हुआ। दूसरी तरफ लियू शान और लियू यान लौट आए थे, लेकिन हार के बाद लियू शान डरा हुआ था कि सु यीहुआंग शायद उन्हें धोखा दे दे। लेकिन सु यीहुआंग ने साफ इनकार किया। उसने तो दुल्हन जैसे कपड़े पहनकर लियू यान से उसका साथ देने का वादा किया और बताया कि वो कैसे वेई परिवार की भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर उन पर हमला कर सकते हैं। लियू शान ने चेताया कि जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन लियू यान ने गुस्से में उसे चुप करा दिया और सु यीहुआंग को गोद में उठाकर ले गया। उधर वेई लियांग वापस आया और श्याओ ताओ को खुश कर दिया कि अब शादी जल्द होगी। लेकिन वो फिर से दौड़ गया क्योंकि उसे याद आया कि शादी के लिए एक अच्छा आंगन भी चाहिए। श्याओ ताओ गुस्साई, लेकिन चुन न्यांग को वो दामाद पसंद आया। कहने लगी कि ऐसा लड़का वाकई सच्चा प्रेम करता है। इधर श्याओ चियाओ की नींद आ रही थी, और जब वेई शाओ ने गौर किया कि उसकी पीरियड्स नहीं आई तो वो चिंतित हुआ। लेकिन श्याओ चियाओ ने मुस्कुरा कर बताया वो गर्भवती है। वेई शाओ खुशी से झूम उठा। वो उसे तारामंडल की छत पर ले गया, उसे गले लगाया और बच्चे का नाम फेई फेई रखा। दोनों ने एक शांतिपूर्ण दुनिया का सपना देखा, जहां उनका बच्चा हंसी खुशी पल सके।
उधर शहर में बच्चों से गीत गवाए जा रहे थे, राज्यपाल की प्रशंसा में और क्याओ युए की हंसी उड़ाते हुए। झांग पो क्याओ युए के भीतर और जहर घोलता रहा, कहता, सब अब क्याओ पिंग की चर्चा करते हैं, तुझे कोई पूछता ही नहीं। सु इहुआंग ने लियू यान को कांग काउंटी के लिए रवाना किया। जाते वक्त लियू यान ने उसका हाथ थामा, माथा चूमा और वादा किया कि उसे कभी निराश नहीं करेगा।